हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 14 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो ये बोल रहा है राइट SRS आउटलाइन फॉर स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम ऑफ अ यूनिवर्सिटी मेक नेसेसरी अजम्पशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का 10 मार्क्स का है और यहाँ पे देखिए SRS के बारे में पूछा है। जैसा कि अगर आपने पहला वीडियो देख के आया इसका, ये पूरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है, तो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें हम लोगों ने DFD ER डायग्राम सेम टॉपिक का देख चुके हैं। तो आप देखिए SRS पूछ रहा है, पर यहाँ देखिए यहाँ पे SRS आउटलाइन लिखने बोल रहा है, यहाँ पे कंप्लीट SRS नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग SRS को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SRS मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से समझिए कि आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके जब आपको कोई सिस्टम बनाने के लिए दिया जाता है, आप समझिए खुद को एक आप डेवलपर हो, ठीक है, इंजीनियर हो, आप डेवलपर हो, तो आपको स्टार्टिंग से लेके कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे को भाई एक ना मेरा ग्रोसरी का शॉप है, उसका मेरे को एक सिस्टम बनाना है, एक वेबसाइट बनाना है। तो आप स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या काम करोगे, वही होता है SRS। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए आपसे आउटलाइन पूछ रहा है। आउटलाइन मतलब ऊपर ऊपर का चीज़। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं SRS आउटलाइन फॉर स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला था सेम टॉपिक पे पूछता है आप लोगों से, तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम टॉपिक है। तो इसको देखिए, ये जो होता है ना ये SRS, ये आप लोगों का 95% या फिर समझिए 99% सेम ही रहता है। समझे, पूरा सेम एकदम। कोई भी टॉपिक आए, SRS कैसा है, ये फ्री मार्क्स है, एक बार याद कर लो, कोई भी टॉपिक आए आप सेम बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का होगा इंट्रोडक्शन। इसको याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग का आएगा 1.1 पर्पस, उसके बाद आएगा स्कोप, उसके बाद ये आएगा डेफिनेशन, उसके बाद आएगा रेफरेंस और उसके बाद आएगा ओवरव्यू। समझे। आप तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर पर्पस क्या है, तो आप देखिए चाहो तो आप सिर्फ इतना लिखोगे। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा ये सब जो बताया ना, हल्का सा डेफिनेशन दे दिया हूँ, ये नहीं भी दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। पर अगर ये दे दोगे तो कहते हैं ना वो सोने पे सुहागा वाली बात, वो हो जाएगी। तो यहाँ पर्पस में मतलब क्या, डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि वही ऑब्जेक्टिव, ये पर्पस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका वो। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने एक हल्का सा डेफिनेशन दे दिया। फिर स्कोप मतलब क्या, आउटलाइन फीचर्स एंड लिमिटेशन, यानी कि इसका स्कोप क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, वो सब के बारे में बता देना। उसके बाद आएगा डेफिनेशन ये, तो इसका क्या होगा, की टर्म्स एंड एक्रोनियम्स। तो ये क्या होगा, ये बेसिक बताएगा कि हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, ये लाइक DBMS का यूज़ करेंगे या SQL का यूज़ करने वाले हैं, तो इस तरह से जो करेंगे वो सब हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आएगा रेफरेंस, तो यहाँ पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी बता देंगे कि भाई कहाँ से हम लोग रेफरेंस उठा रहे हैं इसका, है ना, कौन प्रोजेक्ट का किस जगह से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं इसका वो। उसके बाद ओवरव्यू, तो स्ट्रक्चर ऑफ दी SRS, यानी कि ये जो SRS बना रहे हैं हम लोग का, उसका ओवरव्यू क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो सब। समझे, तो ये हो गया। अच्छा मैं बता दूं, जैसा कि याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इसको अच्छे से पढ़ लो तो आपको 5th सेमेस्टर में आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको SRS पूछता है, समझे। और उसमें क्या रहता है कि डिटेल में पूछता है, और उसका मार्क्स कितना का रहता है पता है, 25 मार्क्स का। ये जैसे 10 मार्क्स का है ना, तो वो 25 मार्क्स करेगा, सेम इसको फॉलो करेगा। बस ये जो हम लोग पर्पस में लिख रहे हैं ना, इसी को थोड़ा 2 लाइन में लिख देंगे, सब पे 2-2 लाइन 3-3 लाइन इस तरह से लिखना होता है डेप्थ में जाके। तो ये हो गया ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, इसको याद करना है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, ऐसा है। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर आएगा प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, सबका सेम है जैसा कि मैं बोला 2.1। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट फंक्शन, फिर आएगा यूज़र क्लासेस, फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, फिर आएगा कंस्ट्रेंट, फिर आएगा अजम्पशंस। ठीक है, तो ये देखिए प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट जो हम लोग बना रहे हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं वो प्रोडक्ट ही होता है एक तरह का। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको, कोई प्रीवियस अगर हम लोग का मान लीजिए कोई डेटाबेस है तो उससे कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे वो सब बताना। उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन, तो इसमें नॉर्मल फंक्शन जैसे कोई भी, जैसे ही एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं तो की फंक्शनलिटीज़ का क्या क्या होगा, जैसे क्या कोई रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर एप्लीकेशन सबमिशन करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करेगा, तो ये सब जो हुआ फंक्शंस हुआ, तो ये सब बता देना। तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से एडमिशन सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोगों का यही होगा। और ये चीज़ बेसिक है, आप खुद से भी सोच सकते हो कि एडमिशन करने जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, कुछ रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये सब। ये हो गया नॉर्मल। उसका देखिए यूज़र क्लासेस, यानी कि टाइप ऑफ यूज़र्स, यानी कि आपके कितने यूज़र्स होंगे। जैसे कि हम लोगों का इसमें क्या होगा, यूज़र्स अप्लीकांट होगा और एडमिशन स्टाफ होगा, या फिर आप ऐसे समझिए अप्लीकांट्स होगा और फिर एडमिन होगा, ये 2 यूज़र होगा, इसी के बीच में काम होने वाला है ना। बाकी तो सिस्टम है ना जो प्रोसेस वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या होगा, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में लिखेंगे, यानी कि ये जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ चलेगा, कि मतलब कितना GB होना चाहिए स्टोरेज, ये वगैरह वो सब, कितना रैम पे चलेगा वो बताना, वो हो गया। उसके बाद कंस्ट्रेंट, यानी कि लिमिटेशन, कि भाई
इतना होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ये वाला यूज़ होना चाहिए, इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इस तरह से जो होगा कंस्ट्रेंट वगैरह भी बता देंगे। फिर 2.6 आएगा अजम्पशन, यानी कि की अजम्पशन, यानी कि इंटरनेट एक्सेस, यूज़र फेमिलिटीज़, यानी कि अजम्पशन मतलब कि ये फंक्शन को चलाने, मतलब ये जो सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए लोगों के पास। जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तब बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, तो वो सब हो गया अजम्पशन। समझे? तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 2, मतलब 2 पार्ट में ये सब। उसके बाद आएगा 3, क्या है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये सब सेम होने वाला है, सब मतलब सब टॉपिक के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा हम लोग का एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर भी आएगा हम लोगों का अलग अलग इंटरफेस के बारे में, जैसे कि क्या? यूज़र इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में क्या आएगा? वेब डिज़ाइन एंड स्क्रीन, है ना, यानी कि यूज़र को कैसा दिखेगा, वो डिज़ाइन कैसा होगा, स्क्रीन कैसा दिखेगा वो। फिर हार्डवेयर इंटरफेस में यानी कि सर्वर स्पेसिफिकेशन, यानी कि हार्डवेयर में तो नॉर्मल कि भाई कैसा अंदर, मतलब सिस्टम कैसा है, अंदर से कैसा स्ट्रॉन्ग है वो, तो सर्वर स्पेसिफिकेशन वो सब हो गया। फिर सॉफ्टवेयर इंटरफेस में क्या आएगा? वही इंटीग्रेशन पॉइंट्स, यानी कि पेमेंट गेटवे, यानी कि इसमें हम लोग कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सब का, जैसे कि पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं वो सब, क्या वो सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन पॉइंट बताएंगे इसमें। फिर आएगा कम्युनिकेशन इंटरफेस में, यानी कि वही प्रोटोकॉल की कहाँ यूज़ करने वाले, मतलब किसके वाया ये सिस्टम को हम लोग भेजेंगे यूज़र के पास, है ना। तो वो क्या हो गया? HTTPS, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो सब बताना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसी के अंदर 3.2 आएगा, यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये जो पार्ट है ना, ये आप लोग का मैंने जो बोला था 99-95% सेम रहेगा। तो यहाँ तक तो जब जितना मैं बताऊँ ये सब सेम रहने वाला है सभी टॉपिक के लिए, ठीक है। बस ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, ये जो 4-5 पॉइंट है ये बस बदलेगा, उसके अलावा सब सेम, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये इसलिए बढ़ेगा, यानी कि वही नॉर्मल बात है, जैसे कि यहाँ पे मैं एडमिशन सिस्टम बोला हूँ तो इसलिए हम लोगों का इस ढंग से चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बैंकिंग सिस्टम बोलता तो उसका अलग होता है फंक्शन, है ना। तो बस इसलिए मैं बोला। तो जैसे कि यहाँ पे एडमिशन है तो सबसे पहले क्या करेगा? यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा। तो देख रहे नॉर्मल लिख रहे हैं, आप लिखोगे यूज़र हैव टू रजिस्टर, ऐसा करके भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, बट यहाँ पे बेसिक देख रहे यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर क्या होगा? एप्लीकेशन सबमिशन होगा, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। फिर वो पेमेंट प्रोसेसिंग करेगा, पेमेंट प्रोसेस होगा उसका। फिर वो अपना स्टेटस को ट्रैक करेगा और फिर उसको नोटिफिकेशन मिलेगा कि एडमिशन कंफर्म या वो, समझे। तो इस तरह से ये जो फंक्शन होने वाला है ये अपने हिसाब से टॉपिक के हिसाब से बदलेगा। समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए 3.3 परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो सिस्टम बना रहे हैं इसको कितनी परफॉर्मेंस की होती है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैंने लिख दिया है, सपोर्ट 5000 साइमल्टेनियस यूज़र्स, रिस्पॉन्स टाइम अंडर 2 सेकेंड्स, यानी कि वही कि ये परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस सिस्टम का। तो ये एक साथ 5000 यूज़र्स को संभाल सके और सबका रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड का है। मान लीजिए कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो 2 सेकंड में वो काम करना चाहिए, है ना। वो बटन जो जिस काम के लिए, जैसे नॉर्मल हम लोग कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो वो ऐसे ही काम करता है ना। ये नहीं कि भाई बटन दबा के हम लोग 10 मिनट तक बैठे रहते हैं, फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो सिस्टम अच्छा नहीं है, हम लोग नहीं चाहेंगे उस साइट पर। तो वही है कि परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए इसका। उसका देखिए लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, तो ये सब जो पार्ट है ना ये सब भी वापस से देखिए बैक टू ट्रैक, सेम टू सेम वाली चीज़। तो लॉजिकल डेटाबेस, तो सिक्योर स्टोरेज फॉर यूज़र एंड एप्लीकेंट। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का भी बताएंगे रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो वही नॉर्मल सी बात है, डेटाबेस जहाँ पे आप सारा अपने डेटा को स्टोर करने वाले तो वो क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए, है ना, ताकि भाई चोरी ना हो जाए। तो इस तरह से वो हो गया सिक्योर स्टोरेज। उसका डिज़ाइन कंस्ट्रेंट क्या होगा? कम्प्लिकेंस विथ यूनिवर्सिटी ब्रांडिंग, यूज़र स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी। तो देखिए डिज़ाइन कंस्ट्रेंट भी, यानी कि ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग इसका भी 1-2 कंस्ट्रेंट होना चाहिए ना। ये क्या है कि भाई जो मतलब यूनिवर्सिटी की जो ब्रांडिंग है उस हिसाब से बनाओ, है ना। यूनिवर्सिटी का जिस तरह का लोगो है उस ढंग से थोड़ा डिज़ाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आप इग्नू का वेबसाइट खोलते हो तो इग्नू देखते हैं ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है और इग्नू का लोगो भी ब्लू एंड वाइट जैसा है, तो वो ब्रांडिंग के हिसाब से वेबसाइट बनता है, वो हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर आया हम लोग का अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये सब क्या आएगा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन, वही सिक्योरिटी से रिलेटेड कि यूज़र का हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे, वही पासवर्ड डालो, यूज़र आईडी भी डालो, वो सब। उसके बाद देखो रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो 99.5 अप टाइम, रेगुलर बैकअप, वही रिलायबिलिटी मतलब कि आपका सिस्टम बैक टू मतलब टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, है ना, टाइम टू टाइम वो अपने बैकअप करता रहे ताकि आप लोगों का डेटा लॉस ना हो। तो वो सब क्या होता है कि हमेशा अप टू डेट रहे आपका सिस्टम जो बना रहे हो। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, तो डॉक्यूमेंट कोड मॉड्यूलर अपडेट्स, तो यहाँ पे मेंटेन करने का आप नॉर्मल लिख सकते हो, ये जो मैं लिखा हूँ डॉक्यूमेंटेड कोड ये सब नहीं, नॉर्मल भी कुछ कि इजी टू मेंटेन इस तरह से, ठीक है। यानी कि वही जो हम लोग मेंटेन जो सिस्टम बना रहे हैं उसका कोड को हम लोग एकदम बढ़िया से लिखे, डॉक्यूमेंट वे में लिखे ताकि हम लोग
आराम से उसको एक्सेस कर पाए, हम लोगों को एग्जैक्ट पता हो कि भाई कौन सा काम हम लोगों ने कैसे किया है और वो क्या काम करता है पूरे सिस्टम पे, किस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट बना लेंगे, है ना। उसके बाद फिर पोर्टेबिलिटी, तो एक्सेसिबल ऑन ऑल मॉडल ब्राउज़र एंड डिवाइस, यानी कि वही पोर्टेबल होना चाहिए कि वो लैपटॉप पे भी चले बढ़िया से, कंप्यूटर पे भी चले, मोबाइल पे भी चले, तो इस तरह से वो पोर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आएगा अपेंडिस, इसमें आएगा ग्लोसरी, डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, यानी कि वही की टर्म्स क्या क्या यूज़ किए हैं उस तरह से डेफिनेशन, और फिर मॉडल्स। अगर मान लीजिए एडिशनल कोई डायग्राम बनाना है, जैसे वही DFD डायग्राम, तो वो हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का SRS का पूरा होता है, समझे। तो ये आप लोगों को बनाए सेम, मैंने जैसा कि पहले बोला है, सेम टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सब पे सेम ही बनेगा 99%, ठीक है। इसलिए बोलते हैं याद कर लो इसको, रट डालो। तो ये हो गया। और यही जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो इसी का आप डिटेल वाला देखने वाले हो, समझे। अगर आपके पास कभी ऐसे मन हो तो आप देख सकते हो 51 BCS 51 का मैं करवाया हूँ, चैनल पे जाइए और देखिए, उसमें SRS के बारे में बताया, सेम चीज़ है, सेम टॉपिक है, पर्पस, स्कोप, डेफिनेशन, रेफरेंस, ओवरव्यू, और उसी को डिटेल में बताया है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का SRS। और हाँ, तो अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा तो आपको पता है क्या करना है, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, MCS 14 दिसंबर 23 का अगर आपको PDF चाहिए तो सिंपली इस वीडियो को कॉपी करके इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए, ठीक है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे, मेरा ये वाला दे दूँगा आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर D। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, गिव देयर मेरिट एंड डिमेरिट। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, 2 फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के बारे में बताने बोल रहा है। तो देखते चलिए देखते हैं। तो देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आर इनिशियल इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। हेयर आर 2 कॉमनली यूज्ड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। तो फैक्ट फाइंडिंग क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना, तो उसमें उसके बारे में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वही वो फैक्ट फाइंडिंग। तो इसी का हम लोग को स्टेप 2 टेक्निक बोल रहा है। तो पहला इसमें इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मतलब कि अब ऐसा मत समझिएगा कि जॉब वाला इंटरव्यू, अगर देखा जाए तो जॉब वाला भी एक तरह से आप लोग के बारे में टेक्निक ही होता है ना, अपने बारे में पता चलना है। पर यहाँ पे इंटरव्यू मतलब जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे डेवलपर स्टार्टिंग में समझ ही लिए थे खुद को, अभी भी समझिए कि आप डेवलपर ही हो। तो आप वही, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को ये वाला बनाना है ना, ग्रोसरी वाला, तो आप मेरे से क्या करोगे, सवाल करोगे। तो सवाल जवाब जो क्या होता है वो क्या होता है, इंटरव्यू कहलाता है। तो वही है इंटरव्यू। ये क्या होता है, इंटरव्यूज इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द स्टेक होल्डर, यानी कि जैसे कि सच एज यूजर, क्लाइंट एंड एक्सपर्ट्स टू गैदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर नीड्स, एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द मतलब सिस्टम। तो इंटरव्यू मतलब वही कि डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर, यानी कि जो बनाने वाला है वो, और स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जैसे कि आप यूज़र हो सकता है, या फिर जो क्लाइंट है वो, या फिर किसी एक्सपर्ट से। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होने वाला है उसी को कहेंगे इंटरव्यू। इसमें क्या काम होता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर नीड, यानी कि वही यूज़र से पूछना है, यानी कि आप क्लाइंट से अपने पूछ रहे हो कि आपको क्या चाहिए प्रोजेक्ट, मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द सिस्टम, वो सब पूछोगे आपसे उनसे। तो वो हो गया इंटरव्यू। नॉर्मल चीज़, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हूँ, आराम से आप याद कर सकते हो, है ना। इसका मेरिट क्या होगा, मेरिट मतलब क्या, एडवांटेजेस, और डीमेरिट मतलब डी एडवांटेजेस। तो ये क्या, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, ये मतलब इंटरव्यूज अलाउ फॉर डिटेल डिस्कशन प्रोवाइडिंग डीपर इंसाइट्स इनटू यूजर नीड्स एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो वही सबसे पहले मेरिट, तो वही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पता चलता है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जिस पे भी आप काम करने वाले हो, उसके बारे में एक बढ़िया से। तो वही क्या कहते हैं, इंटरव्यू अलाउ डिटेल डिस्कशन, यानी कि डिटेल डिस्कशन कर सकते हो, डीपर इंसाइट इनटू यूजर नीड्स एंड प्रेफरेंस, यानी कि जो भी यूज़र का नीड है उसमें डीप घुस सकते हो कि हाँ भाई आपको और क्या चाहिए, अच्छा और बताओ, इस ढंग से पूरा आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आएगा क्लैरिफिकेशन। तो ये कहता है, इंटरव्यूअर्स कैन क्लैरिफाई क्वेश्चन ऑन द स्पॉट इंश्योरिंग दैट मिसअंडरस्टैंडिंग आर मिनिमाइज्ड, यानी कि हम लोग चीज़ों को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यू, अगर मान लीजिए आप जैसे उनसे पूछ रहे हो, तो अगर उसने कुछ ऐसा बात बोला जो आपको समझ नहीं आया था अभी, तो आप वापस से पूछोगे, नहीं नहीं क्या क्या वो आप बोले, अच्छा क्या चाहिए आपको इसमें, अच्छा हाँ ठीक है ये होना चाहिए, ओके ओके। इस ढंग से आप क्या कर सकते हो कि जितना आपका, अगर उनके बीच में कोई भी सवाल है। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरेक्शन। तो ये क्या है, बिल्डिंग रिलेशन बिटवीन विथ स्टेक होल्डर्स कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड गेनिंग देयर ट्रस्ट, यानी कि भाई कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू मतलब क्या, नॉर्मल बात ही समझो ना, बात ही कर रहे हैं ना, उससे पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन बढ़ जाता है, पर्सनल इंटरेक्शन।
तो इससे क्या होता है कि रिलेशन बन जाता है स्टेक होल्डर यानी वही यूज़र और क्लाइंट के बीच में, ताकि हम लोग उनका भी पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ इनको ऐसा चाहिए है ना, ये अच्छा ये इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। इससे क्या होता है कि इंट्रैक्शन बन जाता है पर्सनल। तो ये सब हो गया इसका मेरिट। उसके बाद देखिए इसका डीमेरिट क्या होगा। तो डीमेरिट है इसका टाइम कंज्यूमिंग। तो कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ कैन टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेशली इफ़ देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। तो इसका एक डीमेरिट है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। अब वही सबसे आप इंटरव्यू करो, मान लीजिए आप स्टेक होल्डर बहुत सारे, अगर स्टेक होल्डर है बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो आप सबसे इंटरव्यू पूछ रहा अच्छा आपको क्या चाहिए, ओके ठीक है, आप उनसे पूछे आधे घंटे तक 1 घंटे तक, फिर आप दूसरे वाले क्लाइंट से भी पूछ रहे हो। मान लीजिए 4 लोगों का टीम बनाना चाह रहा है कोई वेबसाइट, तो आप चारों से पूछोगे ना, फिर चारों को बैठा के पूछ रहे हो। अगर मान लीजिए फिर ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो तो फिर अलग अलग बातें आएंगी, 36 बातें आएंगी है ना, फिर उन सब में बहस होगा, फिर आप कुछ सेलेक्ट करोगे, फिर वो लोग खुद सेलेक्ट करके बोलेंगे, तो वो सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो वही है इंटरव्यू कैन टेक वही, ठीक है। उसका देखिए सब्जेक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर कैन डिपेंड हेविली ऑन द इंटरव्यूअर स्किल एंड बायसेस पोटेंशियली लीडिंग टू इनकम्प्लीट एंड स्क्यूड डेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी भी होती है, यानी कि ये सब्जेक्टिव थाट होता है जो आप इंटरव्यू जो ले रहे हो। अगर मान लीजिए आप खुद एक डेवलपर के तौर पे आप अगर प्रो नहीं हो, तो आप उससे हो सकता है कि आधा अधूरा ही सवाल पूछो, है ना। अभी आधा अधूरा सवाल पूछ लो, आप चले गए फिर काम डेवलप करने के लिए, फिर वहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो। तो इससे क्या होता है कि ये आपके ऊपर भी होता है, ठीक है, और साथ में यूज़र के ऊपर भी हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी से पूछ रहे हो कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, उसको सही से पता ही नहीं कि क्या करना है, तो ये सब क्या होता है कि इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम हो गई, समझे। तो वही है कि सब्जेक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन गैदर कैन डिपेंड ऑन हैवली ऑन द इंटरव्यू स्किल। वही कि जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो वो आपके यानी कि इंटरव्यूअर की स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस रंग का सवाल पूछ रहा है, और साथ में यूज़र के ऊपर भी करता है ना। पोटेंशियली लीडिंग टू इनकम्प्लीट और स्क्योर डेटा, यानी कि वही कि या तो इनकम्प्लीट डेटा मिलेगा या फिर आपको क्या बोलते हैं गलत डेटा मिल जाएगा। गलत डेटा मतलब वही कि गलत बात बता देगा वो, फिर बाद में उस आपको चेंज करने बोलेगा, तो वो सब क्या आता है, डिवैलिड हुआ। उसका देखिए कॉस्ट, इफ़ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मल्टीपल इंटरव्यूज इट कैन इंक्रीज कॉस्ट रिलेटेड टू शेड्यूलिंग एंड कंडक्टिंग द सेशन। ठीक है, तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे जब ये सब होता है इंटरव्यू वगैरह होगा, तो क्या होगा, वो लोग एक कहीं प्रॉपर जगह पे बैठेंगे ना, किसी का भी ऑफिस में, तो फिर लोग आएंगे वहाँ पे, ऑफिस में आएंगे तो उनका एक अलग सा रूम बनेगा, फिर वहाँ पे बातें होंगी, कंप्यूटर लगेंगे, लोग आएंगे, खाना पीना भी हो सकता है होगा, है ना, उन लोगों का प्रॉपर इंटरव्यू जो होता है वो, तो सब है तो कॉस्ट भी लगता होगा इसमें। ठीक है, अगर ज़्यादा इंटरव्यू लगेगा तो वही होगा कि शेड्यूलिंग और कंडक्टिंग द सेशन ये सब करने में कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। तो ये हो गया हम लोग का इंटरव्यू का मेरिट और डिमेरिट, एकदम बढ़िया से छोटा आंसर। ठीक है, नॉर्मल भाषा में लिखें एकदम, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दूसरा हम लोगों का क्या है, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म टू लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर टू गैदर क्वान्टिटिव डेटा अबाउट देयर ओपिनियन प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए नाम से ही पता है सर्वेज, आप लोगों को पता है सर्वे क्या होता है। सर्वे मतलब क्या कि क्वेश्चनरी, मतलब कि एक तरह से जो आप लोगों से फॉर्म समझते, फॉर्म समझिए, फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, जब आपको कोई फॉर्म फिल करने बोलता है ना, जैसे आप लोग कभी यूट्यूब पे ही देखते होंगे कि 5 मिनट निकाल के आप यूट्यूब का सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आपसे देखते हैं क्वेश्चन पूछता है क्या कैसा लगता है आपको यूट्यूब का सिस्टम, वीडियोस कैसे रहते हैं, ऐड कैसा आता है, तो वो सब जो पूछ रहा है क्या है, एक तरह से सर्वे कर रहा है। तो वही है कि ये क्या कहता है, इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कि वही फॉर्म को, स्ट्रक्चर फॉर्म को बहुत सारे स्टेक होल्डर को एक साथ हम लोग भेज सकते हैं, गैदर क्वान्टिटिव डेटा अबाउट देयर ओपिनियन, वही क्या करने के लिए, क्वान्टिटिव डेटा को, यानी कि अलग अलग मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजो फॉर्म, वो सब अपना फॉर्म फिल करके देंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोग क्वान्टिटिव डेटा को सेलेक्ट कर पाएंगे एक ही बार में। ठीक है, कि उनसे पूछेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सबको अलग अलग फॉर्म भेजो, है ना, वही सेम थॉट मतलब सेम प्रोसेस वाला फॉर्म, सब अपने अपने हिसाब से उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया। इसके मेरिट क्या होंगे, तो वाइड रीच, तो दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर साइमल्टेनियसली अलाउइंग फॉर ब्रॉड डेटा क्लस्टर। तो वही सबसे पहला तो है वाइड रीच, क्योंकि हम लोग क्या है एक ही साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। मान लीजिए 100 क्लाइंट का है कोई, तो हम लोग एक फॉर्म बना दिए, उसमें सारे क्वेश्चन पूछ लिए जो हम लोग को पूछना है, उसमें आंसर का जगह दे दिए या फिर ऑप्शन दे दिए जो भी है, और सबको भेज दिए, और फिर जितने भी अपने वो लोग हैं यूज़र क्लाइंट है, वो अपने हिसाब से फॉर्म को फिल करके देंगे अपने थॉट के हिसाब से।
तो इससे क्या होगा कि वाइडर रीच मिलेगा इसको, ठीक है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज स्टॉक होल्डर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ भेज सकते हैं साइमल्टेनियसली, अलाइंग फॉर ब्रॉड डेटा कलेक्शन, ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरव्यूअर्स, सर्वे कैन बी लेस कॉस्टली एंड क्विकर टू एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशली व्हेन कंडक्टेड ऑनलाइन। देखिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, एक वो फॉर्म बनाओ और सबको भेज दो नॉर्मल। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ज़्यादा ईजी है, ऑफलाइन कर रहे हो तो वही पेज में जो करोगे उसका जो कॉस्ट लगेगा और पहुँचाने का जो लगेगा वो, तो ऑनलाइन में तो और भी ज़्यादा होता है। सिंपल नॉर्मल पढ़ा फॉर्म भेज दो सबको, चलो भाई फॉर्म फिल करके वापस कर दो मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद आएगा क्वान्टिफाइबल डेटा, तो द स्ट्रक्चर नेचर ऑफ सर्वे अलाउ फॉर इजी डेटा एनालिसिस एंड कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट रिस्पोंडेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर नेचर से क्या होता है ना कि हम लोग ईजी डेटा एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म बनाया, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे हम लोग, तो सबने 50 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो हम लोग उस फॉर्म से आराम से सभी का डेटा को निकाल सकते हैं कि अच्छा सब लोगों ने क्या जवाब दिया, ज़्यादा जवाब कौन सा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग डेटा को क्वान्टिफाई कर सकते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में ये कर सकते हैं, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, मतलब डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो ये है लिमिटेड डेप्थ, यानी कि सर्वे ऑफ एन लैक ऑफ डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू इंटरव्यूज एज दे टिपिकली प्रोवाइड प्री डिफाइंड आंसर चॉइस, ठीक है। तो इसका क्या होता है लिमिटेड डेप्थ, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे थे ना कि इंटरव्यू में अगर हम लोग कहीं पे फंस रहे हैं तो हम लोग और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नहीं अच्छा और क्या चाहिए, डिटेल में बता दीजिए, समझे। तो उसमें तो नॉर्मल बातचीत होती है, तो बातचीत में तो हम लोग पूछ सकते हैं ना जितना चाहे, लेकिन ये तो फॉर्म है भाई, इसमें क्या है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जो आंसर होगा वही होगा। अगर मान लीजिए उसने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्म में तो पूछ नहीं पाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू इंटरव्यूज एज दे टिपिकली प्रोवाइड प्री डिफाइंड आंसर चॉइस, यानी कि फॉर्म में भी देखते हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन भी दे देते हैं कि आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो इस तरह से वही आंसर देगा उसमें से। तो इससे क्या होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसका रहता है लो इस रिस्पॉन्स रेट्स, तो सर्वे में सफ़र फ्रॉम लो रिस्पॉन्स रेट लीडिंग टू बायस रिजल्ट इफ सर्टन ग्रुप्स आर अंडर प्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लो रिस्पॉन्स रेट है, हम लोगों ने मान लीजिए 100 लोगों को भेजा ना, तो उसमें से बहुत 50 तो मान लीजिए ओपन ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा, वो सोचेंगे अरे यार छोड़ो ना, बाकी लोग तो घर के दे ही देगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को जितना पूछना चाहिए, जितना हम लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर हो सकता है कि बहुत सारे सवाल को लोग छोड़ भी देंगे, है ना, फॉर्म में, तो उससे भी क्या होगा दिक्कत ही हो जाएगी। तो लो रिस्पॉन्स रेट वो होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, वो ये फॉर्म के लिए फिल करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग उच्च लेवल पे सोच रहे हैं, हाई लेवल पे, तो अब थोड़ी उन लोगों के पास होगा, वो लोग बिजनेस मैन बैठ के फॉर्म थोड़ी फिल करते रहेंगे, समझे। तो ये हो गया लो रिस्पॉन्स रेट। उसके बाद है मिस इंटरप्रेशन, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट में मिस इंटरप्रेट क्वेश्चन और प्रोवाइड इनएक्यूरेट आंसर इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड। तो इससे क्या होगा ना, एक प्रॉब्लम कि मिस इंटरप्रेट हो सकेगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मल भी कोई अगर आप लोग चैट करते हो, ऑब्वियस से बातें करते होगे, तो आपने मान लीजिए किसी और थॉट के साथ, किसी और थिंकिंग के साथ कोई मैसेज लिखा और सामने वाले ने उसको कुछ अलग ही ढंग से पढ़ लिया, तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो वो आप अपने हिसाब से कुछ अलग ढंग से उसको क्वेश्चन को समझ लेगा और अपने हिसाब से जवाब दे देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका क्या होगा, इनएक्यूरेट आंसर मिलेगा, है ना। तो फिर ये सब भी प्रॉब्लम करेगा आगे आपको, समझे। तो डेटा कलेक्टेड में ये सब प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग का डीमेरिट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों के बारे में देख लिया है और दोनों का सब डीमेरिट मेरिट सब देख लिया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने बहुत डेप्थ में बताया। आप चाहो तो इस मेरिट डीमेरिट में से भी मेरिट का 2 लिख दो, डीमेरिट का 2 लिख दो, इस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, बाकी सब्जेक्ट का, ठीक है। आप फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, ऑब्वियस बात है थर्ड में हो, अगर मान लीजिए सेकंड विकेट में बैक लगाए, फर्स्ट में बैक लगाए, तो उन सबका कंटेंट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।